Okay, perfect. So I got some replies. Keep on replying like this. If you have any questions, you can always use the chat box for asking questions. So as by my promise, we will be doing a 2020 paper, and also we'll be discussing about the last topics of organic chemistry, which was fractional distillation and the polymerization as well. I hope that you have seen it before. Now, what basically is this? This is a fractionating column. वह होता क्या है इसके अंदर पेट्रोलियम है फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना पड़ता है क्यों क्योंकि हमारे पास नेचुरली जो चीज़ एक्सट्रैक्ट होती है दैट इज क्रूड ऑयल एंड यू ऑल आई होप नो दैट क्रूड ऑयल जो है वो मिक्सचर है बहुत सारे कंपोनेंट्स का उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए द प्रोसेस विच वी generally use is fractional distillation. Fractional distillation का एक question 2020 में भी आया है and the same kind of a question I'm expecting 2020 मई जून के अंदर और ये question हो सकता है कि इसी फॉर्मेट के ऊपर वो आपसे अक्टूबर नवंबर में भी कर लें अच्छा जी होता क्या है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसमें जो याद करने वाली चीज़ है मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी क्रूड ऑयल है क्रूड ऑयल को हीट करते हैं फर्नेस के अंदर और ये डिफरेंट फ्रैक्शंस में से गुजरता है और डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर First is heated in the furnace. The vapor is passed into the fractionating column. इस fractionating column के अंदर जो है वो vapors pass करेंगे and vapors will start rising up. Lighter fractions have lower boiling point. इसमें दो तरह के fractions होते हैं. अगर हम इनके components की बात करें तो इन components में you will have two kind of components. Number one with the lower boiling point इनकी जो differentiation होती है that differentiation is basically on the basis of the boiling points एक lower boiling points होंगे और एक higher boiling points होंगे the one with the lower boiling points they will be collected at the top I repeat the one with the lower boiling points they will be collected at the top and the one with the higher boiling points they are heavier fractions और जो heavier fractions होती हैं they are collected at the lower section collected at lower section they are collected at the top section and the others are collected at the lower section I repeat क्रूड ऑयल लिया फर्नेस में दिया फर्नेस में हीट अप होगा वेपर्स होंगे जिन वेपर्स के बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे वो ऊपर की तरफ आपके पास टॉप में होंगे फर्नेस में जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे द हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाले जो है वो नीचे फर्नेस में होते हैं बेसिकली आप लोगों को याद क्या चीज करनी होती है द वन थिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर आर दीज कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर कितने कार्बन के साथ कौन किस तरह का सेपरेशन होता है नंबर वन सबसे पहले जो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑफ पेट्रोलियम गैस आई रिपीट ये आपको याद करना है ये पेपर के अंदर आता है आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं कौन सा होगा सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का पेट्रोलियम गैस और इस पेट्रोलियम गैस के अंदर कितने कार्बन होते हैं एक से लेके 4 कार्बन एटम कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होंगे फ्रॉम 1 कार्बन टू 14 कार्बन इसके अंदर कंपाउंड होते हैं एंड दिस इज पेट्रोलियम गैस देन आपको पता होने चाहिए इसके यूजेस ये पेट्रोलियम गैस जो है वो किस लिए यूज होता है द यूजेस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ द पेट्रोलियम गैस क्विकली if I need to ask the use of the petroleum gas, what it will be? अगर नहीं आता तो इसको याद करो और अगर आता है तो उसके साथ शेयर करो इट इज़ यूज्ड जो मेजरली इसका यूज सीआई प्रिफर करता है वो क्या करता है वो कहता है इट्स अ फ्यूल फॉर कुकिंग ये डोमेस्टिक यूज के लिए यूज होता है इट्स अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेस that is the most appropriate answer which will be accepted by CIE then आपके पास आएगा the other use will be gasoline गैसोलीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं गैसोलीन के अंदर कार्बन होते हैं 5 से लेकर 10 कार्बन तक होते हैं अच्छा जो पेट्रोलियम होता है ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉरी लेस देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड गैसोलीन का जो टेम्परेचर होता है दैट गैसोलीन टेम्परेचर इज इन बिटवीन 40 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द यूज ऑफ गैसोलीन गैसोलीन किस लिए यूज होता है एनीबॉडी
What is the purpose of using gasoline? ये यूजेस अगेन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. गैसोलीन का यूज होता है, दिस इज यूज फॉर फ्यूल फॉर मोटर कार्स. वेरी गुड, आई गॉट सम आंसर्स इन द प्राइवेट चैट विच आर वेरी राइट. नंबर थर्ड पे आपके पास आता है नेफ्था. नेफ्था के अंदर कितने कार्बन होते हैं? नेफ्था के अंदर जो है वो 7 कार्बन से लेके 14 कार्बन कंपाउंड होते हैं. आई रिपीट, नेफ्था में कितने कंपाउंड होते हैं? 7 कार्बन से लेके 14 कार्बन कंपाउंड होते हैं. और ये जो इसका टेम्परेचर होगा, इट विल बी 90 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड. This was less than 40 degree centigrade. This was 40 to 75 degree centigrade, and this is 90 to 150 degree centigrade. और 7 कार्बन से 14 कार्बन तक इसके अंदर यूज होते हैं, सॉरी कंपाउंड्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द यूज ऑफ नेफ्था. नेफ्था का यूज क्या होता है? एनीबडी हु कैन टेल मी द यूज ऑफ नेफ्था? Naphtha is used as a feedstock, and it is also used in the petrochemical industries. I repeat, it is used as a feedstock, and it is also used in the petrochemical industries. Petrochemical industries कौन सी industries होती है जिसमें detergent, soaps वगैरह, plastics बनाए जाते हैं, उनके अंदर ये यूज होते हैं. Yes, Zen, Kapil, Tuba, योर आंसर्स आर करेक्ट. साथ साथ बताते जाओगे, खुद भी रिवाइज करते जाओगे कि कितना आता है कितना नहीं आता. कैरोसिन. कैरोसिन की अगर हम बात करें, इसमें 9 कार्बन से लेके 16 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, और जो टेम्परेचर पे ये अलग होता है, दैट टेम्परेचर इज 150 to 240 डिग्री सेंटीग्रेड. सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ कैरोसिन? कैरोसिन और पैराफिन, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? एनीबडी? यस, कैरोसिन का यूज क्या है? कैरोसिन का यूज है फ्यूल ऑफ एयरक्राफ्ट्स. ये एयरक्राफ्ट्स यानी एरोप्लेन जो है उसके फ्यूल के लिए यूज होता है. अब आ जाते हैं हम डीजल ऑयल के अंदर. जब डीजल ऑयल में आते हैं तो कार्बन 15 से लेके कार्बन 25 तक होते हैं, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज 220 सेंटीग्रेड से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. बट द क्वेश्चन इज अगेन, व्हाट इज द यूज ऑफ डीजल ऑयल? डीजल ऑयल का यूज होता कहाँ पे है? Where diesel oil used in? बसेस, लॉरीज, ट्रक्स, उसके अंदर ये यूज होता है. वेरी गुड. अब आ जाते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल के ऊपर. नाउ लुब्रिकेटिंग ऑयल में जो टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर इज 300 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसमें जो कार्बन होते हैं, दैट कार्बन कैन बी 20 to 25. इसमें जो कार्बन एटम्स होंगे, इट विल बी 20 to 25. व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स? I repeat, what is the use of lubricating oils? It is used for lubricating machines, polishes, making waxes. That's right. It is used for machines, polishes, and waxes. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. द नेक्स्ट पॉइंट इज बिट्यूमिन. बिट्यूमिन जो है वो 70 कार्बन अबव, अगर आप चले आते हैं 70 कार्बन अबव कंपाउंड होगा. इसका टेम्परेचर भी मोर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. ये यूज किस लिए होता है? इट इज यूज फॉर द रोड पर्पसेस. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. द क्वेश्चन विच केम इन द लास्ट ईयर एज वेल, 2020 के अंदर वो सवाल आया था. लेट मी नो व्हेन यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन. अच्छा जी, द क्वेश्चन इज, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं विच हैव कम इन 2020 से मैंने इनके क्वेश्चंस को अलग कर लिया. आई होप यू ऑल कैन सी द स्क्रीन राइट नाउ. If you can see the screen, just write yes in the chat box. I'll be able to know about this. Okay. So सवाल क्या आया था? सवाल ये आया था, fractional distillation and cracking are important process in the conversion of petroleum crude oil into useful hydrocarbons. ठीक है जी. Fractional distillation separates petroleum crude oil into fractions such as bitumen and naphtha. ठीक है जी, सही है. ये भी अभी हमने देख लिया. Then the question comes, which physical property allows the petroleum crude oil to separate into fractions? That's very right. Yes, and I have started getting the answers which are correct. इसमें जो physical property होगी, that physical property is boiling point. That's right. Next question is, describe the separation of petroleum crude oil by fractional distillation.
अगर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसकी सेपरेशन बतानी होगी 2 मार्क्स के लिए, व्हाट विल यू गोइंग टू राइट इन दैट? यू विल बी राइटिंग जो पॉइंट्स इसमें आपको लिखने बहुत जरूरी हैं. यू विल बी राइटिंग द प्रोसेस दैट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज इन्वॉल्व, and in fractionating column the crude oil is being passed through the furnace, then the vapors will rise up, and the vapors which are at the bottom unke boiling points mein difference hoga, and what will be the products on what basis. So that is for 2 marks. I hope कि इसकी इतनी डिटेल कराने की जरूरत नहीं. जो प्रोसेस अभी अभी आपने किया है, दैट प्रोसेस अगर आप इन 2 मार्क्स में 2 बातें जिसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो 2 बातें ये हैं कि आपको ये बताना होगा लाजमी कि यू आर यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स. और दूसरी बात जो आपको बतानी इसके अंदर बहुत जरूरी होगी वो ये कि जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे दे विल गो एट द टॉप, और जो हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे दे विल स्टे एट द बॉटम. दीज आर द टू थिंग्स व्हिच यू नीड टू टेल और व्हिच यू नीड टू राइट इन दिस पेपर. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन. सॉरी, गिव वन यूज ऑफ बिट्यूमिन फ्रैक्शन. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूजेस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये यूजेस जो है ये आपके पेपर में आते हैं. सो बिट्यूमिन फ्रैक्शन जो है उसका क्या यूज बताया था हमने लास्ट में? व्हाट वाज द यूज? एक नंबर के लिए कोई एक यूज आपको बताना है. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? वी हैव जस्ट डिस्कस. Bitumen is for making roads and roofings. Yes, Dan, you are right. It is for roads and roofings. Yeah, Kapil, you are also right. The next question is, the naphtha fraction is used as a chemical feedstock. ठीक है जी. One of the hydrocarbon in naphtha has the molecular formula this C10H22. ठीक है जी. Use the general formula of an alkane to show that C10H22 is an alkane. So what is the general formula of alkane? We have discussed it in our last class. इसका general formula क्या होगा और आप कैसे calculate करोगे? What general formula you are going to use? Can anybody tell me the general formula for alkanes? Yes, that's right. CnH2n plus 2. बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. CnH2n is the formula for alkane. But then the question comes that how will you going to identify? मतलब इसको आप करोगे क्या? Will you solve it? Yes, you will solve it. आप इसको CnH2n plus 2 रखेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर what will be the value of n? n की वैल्यू क्या रखोगे? Yeah, that's right. You just what you're supposed to do for this particular question is वो आपसे ये expect करता है इस particular question के अंदर कि आप रखेंगे formula which is इस तरह से CnH2n plus 2, और वो कहता है प्रूफ करो जी कि ये जो C10 और H22 है, this C10H22 is the alkane. अच्छा जी, ठीक है. ये हमने जनरल फार्मूला लगाया. यहाँ पे हमने n की वैल्यू रखी 10, और अगेन हमने n की वैल्यू रखी 10, और हमने रखा +2. ये हो जाएगा C10. 2 multiplied by 10 is 20 plus 2 जो है ये हो जाएगा 22. So by this general formula, this has been proven that this is the general formula for alkane. और 2 marks के लिए you have to do this whole solution. Then you will be getting these 2 marks in this particular question. अच्छा जी, अगले सवाल अगले पार्ट के ऊपर इसके आते हैं. अगला पार्ट इसका ये क्या कहता है? In an experiment, C10H22 is cracked to form products A, B and C. Product A gives a squeaky pop when ignited with a burning splint. What would be? क्या होगा ये? उसने आपको एक हिंट दिया है. उसने कहा A, B, C की क्रैकिंग हुई है, और क्रैकिंग में जो है A है उसके लिए उसने कहा it gives a squeaky pop with a burning splint. Perfect. Okay, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती चलूँ. For your understanding that if you will be writing hydrogen, that will not be accepted. If you will be writing H2, that will be accepted. But if you are writing hydrogen, rather write hydrogen gas, because hydrogen is a vague answer. So write hydrogen gas H2, which gives a pop sound with a burning splint. So that is just a tip. When you are writing the answer, you should not be losing mark for such an easy question. Next question is, product B has a relative molecular mass of 98 and decolorizes aqueous bromine. Suggest the formula for B. So what will be the formula for B? Explain your answer, molecular formula and explanation. क्या explanation? सबसे पहले 2 marks के लिए molecular formula. What will be the molecular formula for
a substance, a product B decolorizes aqueous bromine. These are the two hints. एक product है B which has a relative molecular mass of 98 और वो decolorize हो जाता है aqueous bromine से. वो कहता है कि जी आप suggest करें उसका molecular formula क्या हो सकता है. So what would it be? Quickly. Okay, I am getting the answers. You have to give a molecular formula. जो भी 98 के ऊपर molecular formula बनता है, you have to give that. And the explanation also. सबसे पहले molecular formula बता दो. एक वो formula जिसका mass होना चाहिए 98. What it will be? एक्सप्लेनेशन में यस यू विल बी राइटिंग कि उसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये कहेंगे ये एल्कीन है. एल्कीन होने की वजह से it decolonizes aqueous bromine. You have to write these 2 points, otherwise you will not be getting marks. But how will you calculate the molecular formula? आपको एल्कीन्स इसके लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे. अगर हम एल्कीन की बात करें, एल्कीन बिगिंस विद इथीन और उसके बाद आपके पास आता है प्रोपीन, देन आपके पास आता है ब्यूटीन, देन आपके पास आता है पेंटीन, देन आपके पास आता है हेक्सीन. इसका क्या फॉर्मूला होता है? C2H4. इसमें CH2 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा C3H6. इसी तरह से आप ये सारे इसके फॉर्मूलाज बनाएंगे, इसके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करेंगे एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना आना चाहिए? 98 आना चाहिए. अच्छा जी, जैन ने सजेस्ट किया है दैट वी शुड बी टेकिंग n इज इक्वल्स टू 7. अच्छा जी, n इज इक्वल्स टू 7 में ले लेती हूँ. इसका मॉलिक्यूल जनरल फार्मूला है CnH2n. C7 ले लिया और यहाँ पे आपके पास आ गया 7. तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला आएगा C7H14. बट देन यू नीड टू कंफर्म कि वेदर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिविंग दिस मॉलिक्यूलर मास और नॉट. तो कोई भी मुझे कंफर्म करके बता दो कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये वाला मॉलिक्यूलर मास दे रहा है या नहीं दे रहा है. उसने हिंट आपको ये दी थी, वो जो भी फॉर्मूला है उसका मास है 98. अच्छा जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 14. Yeah, that's right. It is giving a formula for this. अच्छा, जो अगला क्वेश्चन था जिसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, उसने आपने 2 नंबर दिए हैं, तो 2 नंबर के लिए आपने ये तो लिख दिया कि इट इज एन एल्कीन, लेकिन इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा. The other thing which you suppose for the other marks, what are you supposed to do? You're supposed to write that alkene is unsaturated hydrocarbon and has the capability to dissolve unsaturated hydrocarbon and has the capability to decolorize aqueous bromine. Sajal, I am coming back to your question. Just give me a moment. मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देती हूँ. अच्छा जी, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं. दिस एक्सप्लेनेशन वाज ऑफ 2 marks and 2 marks can be taken only when you'll be writing 2 points, otherwise you'll be getting 1 mark only. Product C can be polymerized to give the polymer. अच्छा जी, draw the structure of product C. क्या आप इसका structure draw कर सकते हैं? If you will be drawing this structure, what are you supposed to add in this structure? Very short. अगर आप ये structure draw करते हैं, what are you supposed to add in this structure? और ये कौन सा पॉलीमर बनाएगा? लाइक किस तरह से क्या ऐड करोगे कि वापस से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा? ओके,
Let me share it again. Can you see the screen now? Okay. Can you see the screen now? Okay. This last question is product C can be polymerized to give the polymer shown. वो कहता है कि ये product C है, it polymerizes और इसने एक product दिया है. Draw the structure for product C. अगर ये तो उसने product बना दिया है, लेकिन अगर आपको इसका structure draw करना पड़े, so what would be the structure? क्या चीज इस स्ट्रक्चर के अंदर वापस से ऐड करोगे तो ये तो पॉलीमर है, ये जो इसने ब्रैकेट के अंदर दिखाया हुआ है, दिस इज अ पॉलीमर. वो कहता है कि आप ये बताओ कि अगर आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो और इसके प्रोडक्ट का, तो व्हाट इट विल बी. या वेरी राइट, एक्सीलेंट, यस दैट्स राइट. इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल. अगर आप इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, आई रिपीट, अगर आप कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये ब्रैकेट्स हटा देंगे, एन भी हटा देंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा. सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाने से इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सी. दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है एल्कीन्स के अंदर, और एल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड. सो या दैट इज द राइट आंसर. बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं एज प्रॉमिस्ड के पेपर जो आपका 2020 का पेपर है, उसके पेपर में कौन कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे. एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे 2020 के अंदर. पेपर 2 में 3 बड़े बड़े क्वेश्चन थे जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं. ये थर्ड क्वेश्चन है पेपर मई जून 2020 का, जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि उसने आपसे पूछा हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कहता है दीज एस्टर्स आर पार्ट ऑफ अ होमोलोगस सीरीज. State the relative molecular mass of methyl pentanoate. Methyl pentanoate का relative molecular mass क्या होगा? Okay, I'm getting some answers. And 116 is the right answer. Yes, इसका molecular mass जो है वो 116 होगा. Very right. I hope you have calculated it. 116 is the right answer. इसका अगर आप molecular mass calculate करें, कार्बन का atomic mass होता है 12, हाइड्रोजन का atomic mass होता है 1, ऑक्सीजन का atomic mass होता है 16. तो अगर उसको देख के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका 116 आंसर आएगा. These esters are part of, ये एक नंबर इसका हो गया. Predict the boiling point of methyl methanol. अगर आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट प्रिडिक्ट करना हो, यहाँ पे 1 और 2 था, इसके नीचे अगर आपने प्रिडिक्ट करना होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो व्हाट इट विल बी. कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका? Here you have a range. अगर आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देते हैं between 115 to 130, all of those answers will be correct. Even 122 is correct. Even 100 and no, not 102. 102 से ऊपर की वैल्यू होनी चाहिए. Preferably 15 का डिफरेंस इसमें आना चाहिए. 115 से लेके 132 के बीच में, या 124 is fine. 124 भी सही है, 122 भी सही है, 115 भी सही है. 115 से लेके 130 तक की रेंज में जो भी आंसर इसके अंदर लिखा जाएगा, दैट आंसर विल बी करेक्ट एंड दैट आंसर विल बी गेटिंग 1 मार्क. Next question is, explain why it is possible to predict the melting point of is not possible to predict the melting point of methyl methanoate. सवाल वो ये कर रहा है कि इसका melting point predict करना why it's not easy, कि हम इसका melting point predict क्यों नहीं कर सकते, why we cannot predict over here. ये क्वेश्चन हमने कल भी ऐसा शो किया था. देखो इसके अंदर आपको एक ट्रेंड नजर आएगा. क्या ट्रेंड नजर आएगा? 32 है, 32 से बढ़ के 57 हो गया, 57 से बढ़ के 80 हो गया, 80 से बढ़ के 102 हो गया. यहाँ पे -100 था, देन -98 था, फिर -88 था, फिर दोबारा वो है -95 हो गया. सो यू विल नॉट सी एनी ट्रेंड ओवर हियर. What because there is a trend. I was reading a question. Please explain. I need to know that what do you want me to explain. यहाँ पे you are having a trend, that is why you can predict the boiling point. यहाँ पे in the melting point you are not seeing any trend, that is why
There is, yes, that's right. There is no uniform trend. You cannot see any, you cannot predict the melting point. अगला सवाल है, at 35 degrees centigrade methyl methanoate is a gas. Explain how the data in the table shows. Tuba, I will suggest you to stay back in the class. I'll explain you personally. Explain how the data in the table show this. 35 degrees centigrade is a gas. Table में आपको इस data से कैसे पता चलेगा that methyl methanoate is a gas? How will you explain this? By looking at the data, how can you explain that methyl methanoate is a gas? That is the question from you. Now this is the data in front of you, जिसके अंदर -100, -98, -88, -95 लिखा हुआ है. वो कह रहे हैं methyl methanoate is a gas. How can you explain? How do you know about it? Or how the data of the table is explaining about it? Okay. Okay. Fine. I'm getting the answers and I'm just waiting for 2 or more answers and I'll tell you what you're supposed to be writing over here. Yes, you can say that melting point is the negative value. That is why it's a liquid. However, if the boiling point is less than, now mark this point and learn it, those things which has generally the boiling point less than 35 are gases. इसके boiling point पे भी अगर आप देखें, so it's 32. All of those substances which has a boiling point less than 35 degrees centigrade is a gas. That is the answer which is required by CI from all of you. देखो उसकी दो वैल्यूज हैं, उसने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट -100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लिया नेगेटिव वैल्यूज है, दैट इज वाई. बट बॉइलिंग पॉइंट समटाइम्स यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव दी होती है, सम इन केसेस ऑफ लिक्विड एज वेल. लेकिन गैसेस में ये बात याद रखिएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इट विल बी अ गैस. आगे बढ़ते हैं. मिथाइल पेंटानोइड इज यूज्ड टू फ्लेवर फूड. सजेस्ट वन अदर यूज फॉर एस्टर्स. उसने एस्टर्स का आपसे यूज पूछा है, वो कह रहे हैं मिथाइल पेंटानोइड ऑब्वियसली एक एस्टर है और ये फूड फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है. इसका एक और यूज क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी अनदर यूज फॉर द एस्टर? Yes, it is used in perfumes or it can be used in solvent as well. ये एक और यूज मैं आपको बता रही हूँ just for memorizing it. ये it can be used as in perfumes, it can be used in the solvents as well. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. Quickly, methyl propanoid is prepared by the reaction between propanoic acid and methanol. The forward reaction is exothermic reaction. ये उसने आपको बता दिया है. Calculate the maximum mass of ethyl propanoid that can be made from 11.0 gram of propanoic acid. अगर आपने इसको solve करना हो तो how will you going to solve it? What will be the first thing you will do? इस क्वेश्चन पे मैं वापस आती हूँ. पहले हम नीचे वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. ये द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज. State and explain in terms of particles what happened to the rate of forward reaction. I hope आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा. उसने कहा कि आपके सामने एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. वो सवाल आपसे ये कर रहा है कि इन टर्म्स ऑफ particles what happens to the rate of the forward reaction अगर वो टेम्परेचर को क्या करेगा? टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर को इंक्रीज करेगा. What will be the effect on the rate of reaction? Rate of reaction increase होगा या rate of reaction decrease होगा? What you will be writing for 3 marks? Rate of forward reaction. Again, yeah, emphasize on the keyword and the keyword says that the rate of forward reaction.
Yes, that's right. Rate of forward reaction will increases and rate of forward reaction के लिए आप 3 marks इसके अंदर 3 marks के लिए क्या लिखेंगे? Rate of forward reaction increases because the kinetic energy increases because by gaining temperature, more collisions, more increase in kinetic energy, more collisions and more rate of reaction. That's right. Next question is state and explain what happens to the position of the equilibrium. Temperature of the reaction mixture is increased. State and explain what happens to the position of the equilibrium. Equilibrium की position पे क्या effect आएगा? That's right. It moves towards the left. But will it be for this? You'll be getting 1 mark only. What will be the other for other 1 mark? What you'll be writing? State and explain what happens to the position of the equilibrium. The position of the equilibrium will move towards the left direction. And left direction में move करने का मतलब है इसके लिए आप 2 बातें लिखोगे. For getting these 2 marks, so वो 2 बातें क्या होंगी? That equilibrium will move towards the left, number 1. And number 2, rate of forward reaction will increases. I repeat, for this particular question, what you will be writing that rate of forward reaction will increases and the equilibrium will shift towards left. That's right. These were the questions. Let me see if there is any other question. Yes, there is another question which came in 2020. The question is the structure of two alcohols. इसमें दो alcohols की structure दिए हुए. What is the name of alcohol B? Alcohol B का क्या नाम है? अगर आप देखें इसके साथ 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन के साथ इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है तो यस इसका नाम है ब्यूटेनॉल. The name of the B is butanol. That is the correct answer. Draw the structure of one other alcohol which is an isomer of B. अगर आपने इसका isomer draw करना हो तो आप किस तरह से draw कर सकते हैं? How will you draw the isomer? Yes, that's right. It will be a branched chain. और ब्रांच चेन जो है वो आप मल्टीपल वेज में बना सकते हैं. मैं आपको वो वेज बता देती हूँ. द वे विच विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज दैट्स व्हाट यू सपोज टू नो कि इसमें कौन सा एक वे है जो एक्सेप्टेबल नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप आइसोमर बनाते हैं तो आइसोमर के अंदर इफ यू हैव फॉर एग्जांपल इसमें 4 कार्बन कंपाउंड दिया था which is butanol. Yeah, I'm explaining it. देखो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 कार्बन लगे हैं, ठीक है, और 4 कार्बन का स्ट्रक्चर अगर कोई होगा तो इट कैन बी ब्यूटेनॉल. वो ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, वो ब्यूटेन भी हो सकता है, वो हेक्सेन मतलब वो कुछ भी हो सकता है. अभी हम उसमें नहीं जा रहे. इसमें जो स्ट्रक्चर आपके पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है जो एक्सेप्टेबल होता है और जो एक्सेप्टेबल नहीं होता. देखो इसका आइसोमर ड्रॉ करने के 2 तरीके होते हैं. बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ये वाला कार्बन उठाया यहाँ पे ले गए. अगर आप इस तरह से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. वाई? क्योंकि आपने इसको ब्रांच नहीं किया. यू डिड नॉट ड्रॉ अ ब्रांच. ब्रांच ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? आप किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं? यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. आप सेंटर के अंदर ये कार्बन लेकर आएंगे. अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया लाइक दिस इट इज नॉट अ ब्रांच चेन. इसको आपने क्या किया है, कार्बन को यहाँ पे शिफ्ट करके यू हैव बेंड द स्ट्रक्चर. so it will not be acceptable. आप इसको बेंड करेंगे स्ट्रक्चर को which is not acceptable. अगर आपने इस स्ट्रक्चर को if you have draw it like this कि आपने यहाँ पे कार्बन लगा दिया है, इस साइड पे कार्बन लगा दिया, again they are the mirror images of each other. This structure will not be acceptable also. Why? Because you are bending the structure. आपको कार्बन को इस तरह शिफ्ट करना होता है कि ये लगे कि ये ब्रांच है. अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये स्ट्रेट चेन आपके पास आएगी, 3 कार्बन है और ये बाकायदा इसकी ब्रांच नजर आ रही है. दैट्स हाउ इट्स सपोज टू लुक लाइक. अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर अगर आइसोमर मई जून 2020 में आया है, no, then it does not necessarily comes. It comes more in A levels.
in this O levels, IUPAC, which naming of compound hai, we call it IUPAC, and IUPAC is not that much common. It is more in A level, so इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है. यहाँ पे वो आपको एक कंपाउंड देता है और आपको उस कंपाउंड के आइसोमर्स बनाने होते हैं. That's what they asked you for. ये 4 कार्बन आपने बनाए. इस 4 कार्बन में यहाँ पे एक OH लगा हुआ था, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. ये सारे हाइड्रोजन आ गए. अच्छा, अब इसके ब्रांच स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं? द ब्रांच यानी इसका आइसोमर क्या हो सकता है? इसका आइसोमर ऐसे हो सकता है कि आपने ये लगाया, आपने एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया, इस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, इसके साथ एक H आ जाएगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा. इट विल बी एक्सेप्टेबल. ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा. अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, देयर कैन बी अनदर वे टू ड्रॉ इट. आपने ऐसे ड्रॉ किया कि आपने यहाँ पे जो है ये कार्बन लगाए, और इस कार्बन के साथ आपने एक और कार्बन लगाया, यहाँ पे आपने अटैच कर दिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने OH अटैच कर दिया, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिए 4, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिए. इवन दिस विल बी एक्सेप्टेबल. अगर आप देखिए काउंट सेम होना चाहिए. For butane, there are the possibilities of 2 isomers only. बल्कि 1 ही आइसोमर होता है ब्यूटेन के केस में. देयर इज ओनली 1 or 2 पॉसिबिलिटी अगर ब्यूटेनॉल होगा तो. क्योंकि OH की पोजीशन चेंज करके भी आप आइसोमर बना सकते हो. देखो, एल्केन का मीथेन का आइसोमर नहीं बन सकता क्योंकि आप कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते. इथेन का आइसोमर नहीं बन सकता क्योंकि आप क्या करोगे, कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते. अब मेरा सवाल आप लोगों से ये होता है कि अगर हमें इथेन लूं, इथेन का मतलब है 3 कार्बन, तो क्या इसका आइसोमर बन सकता है? इज दैट पॉसिबल? अब ये जवाब आप मुझे दें, क्या इसका आइसोमर बन सकता है इथेन प्रोपेन का? तो आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस सो आई विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग कि ये आपको समझ में आया है या समझ में नहीं आया है. यस, यू आर राइट. इसका आइसोमर नहीं बन सकता क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगी, इस कार्बन को उठा के यहाँ पे रख दूंगी, और ये तो विच इज ब्रांच, इट्स नॉट ब्रांचिंग, इट इज द बेंडिंग. तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के ज्यादा से ज्यादा 2 आइसोमर्स बन सकते हैं. फिर आ जाता है आपके पास पेंटेन. हम पेंटेन ले लेते हैं. चलो एक और एग्जांपल आइसोमर की कर लेते हैं. 1 2 3 4 और 5 कार्बन. 5 कार्बन इसके अंदर आ गए. अगर इसमें 5 कार्बन आ गए तो इसमें क्या आइसोमर बन सकता है कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 कार्बन है. आपके पास एक आइसोमर इस तरह से बन सकता है कि आप इस फर्स्ट कार्बन को उठा के 4th कार्बन के साथ रख दें. मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया. ये एक आइसोमर बन सकता है, दैट वुड बी अ ब्रांच. एक आइसोमर इसका ये बन सकता है कि आप इसका एक कार्बन को उठा के जो है वो आपने यहाँ पे लगा दिया. दिस कैन बी एन आइसोमर. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. एक आइसोमर इसका और ये बन सकता है कि आपने एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया और आपने एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया. दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी. दैट इज आल्सो कैन बी आइसोमर. बस मैंने मतलब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. आइसोमर बनाते हुए 2 बातों का ख्याल रखा करो, और वो 2 बातें क्या है जिनका आपको ख्याल रखना है? वो 2 बातें ये हैं. नंबर 1 कि आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बेंड नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि आप जो भी आइसोमर्स बनाएंगे आप उसमें काउंट कर लो कार्बन कितने हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर और हाइड्रोजन कितने हैं. आइसोमर जो भी होगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये स्ट्रक्चर है, चाहे वो ये, इन सब स्ट्रक्चर्स के नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होने चाहिए. अगर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे तो डेफिनेटली वो आपके करेक्ट आइसोमर्स होंगे. आई होप इट हेल्प. और अगर इसमें कोई और फर्दर क्वेश्चन है, so you can ask me right now. Is there any question or shall we move on? Okay, जबरदस्त, if it's all clear. अगर हम बात करें polymerization की, the only question which I did not solve in here is that mole question. वो जब मैं मोल का टॉपिक कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं डेफिनेटली यस बिल्कुल स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है.
बल्कि जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स का मतलब ही यही होता है that two isomers, yani these all can be different in structures, but they should be similar in their molecular formula. The molecular formula should be same. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला बनाया है, एक मैं दोनों का आपको इसकी एग्जांपल करके देख देती हूँ. बी पेशेंट ऑफ दोज हु अंडरस्टूड इट. एक दूसरे की मदद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा इंशाल्लाह. ये जो पोजीशंस हैं देखो, इसमें हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं. कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं? 1. यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 हाइड्रोजन्स हैं इसके अंदर. कितने? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं और इसके अंदर 12 हाइड्रोजन्स हैं. ठीक है. वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन. बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग सवाल करेंगे, सिर्फ मुझे ये कंप्लीट करने दो. अगर मैं देखूं अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए, 6 ये ड्रॉ कर दिए. 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए. अच्छा जी, 6 कार्बन तो हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. ये कार्बन उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया. नाउ हाइड्रोजन काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sorry. Now 1 hydrogen, 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे आ जाएगा 10. अगर ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर मैंने ज्यादा ड्रॉ किया है, आप लोगों को बताना चाहिए था. Anyways, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon. Here you have 5 carbon and 12 hydrogens. अगर मैं इसको काउंट करूं तो इसमें I have again how many carbons? I have 1 carbon over here, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon. अच्छा जी, 5 carbons आ गए. हाइड्रोजन काउंट कर दिए तो हाइड्रोजन कितने आते हैं? 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अगर आप देखो इन दोनों के 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन हैं, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है. लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे एक ब्रांच है. इसके स्ट्रक्चर को देखो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट नहीं हो सकते. दिस इज द फिनोमेना बिहाइंड आइसोमेरिज्म. अच्छा, आपका ये जो सवाल था, is there any specific position for the functional compound in the functional group in the compound? So the answer is no. There is no such specific position, but however there are two families and those two families are alcohol and carboxylic. Carboxylic family के अंदर we prefer putting hydroxide and we prefer putting this acetate at the end, just because that it is easier to proceed with their chemical reactions. लेकिन ये कोई hard and fast rule नहीं है. और जब आप इसके आइसोमर्स बनाते हैं तो आइसोमर्स में जहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप यूज हुए हैं, इनकी सबसे बेस्ट टेक्निक ही यही होती है कि आप इनके फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज कर दें. There is no such restriction of keeping functional group at one specific position. I hope I have answered your questions then. Even if I have alkenes, मैंने alkene draw करना है तो ये मेरे पास प्रोपीन है, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ. मेरे पास प्रोपीन है, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ. बोथ ऑफ माई आंसर्स विल बी करेक्ट. और इसी तरह से ब्यूटीन है तो यू कैन चेंज देयर पोजीशन. इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क सिर्फ इतना होना चाहिए, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो. It's very healthy and it's very good if you people are asking questions. So please keep on continuing continue with asking questions if you still have any problem. Before I give you the types of polymerization, मैं sum up कर दूं और आप लोगों के betterment के लिए आपको ये बता दूं कि by looking at the 2020 format of chemistry,
आपका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टॉपिक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टॉपिक आपने लाजमी करना है, बिकॉज उससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। मोल का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपने लाजमी करना है। रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें उसने आपका जो सैंपल लिया है, दैट सैंपल इज ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, मतलब ये कि वो जरूर दे सकता है। इसके अलावा उसने एस्टर फैमिली से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा उसने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उसने आइसोमर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसने पॉलीमर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अक्टूबर नवंबर 2020 है, उसमें से इन क्वेश्चन में से फॉर श्योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे। और उसने 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए थे, वन वाज 10 मार्क्स, अदर वाज 8 मार्क्स, अदर वाज 12 मार्क्स। तो 10 12 8 का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली 22 प्लस 8 विच इज 30 प्लस। तो 30 प्लस मार्क्स जो हैं वो आपके आ सकते हैं पेपर 2 के अंदर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ढंग से इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो। Proceeding towards the last topic of organic chemistry, which is also very very important, and that topic is of like polymerization. सबसे पहले वो अक्सर औकात बहुत आसान सी डेफिनेशन पूछ लेता है कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है. What is polymerization? How can you explain it? Very quickly tell me. ये जो कल क्या पढ़ाया था और आपके जो फर्दर टॉपिक्स क्वेरीज हैं, while take at the end of the class, just quickly finish the polymerization. What is it? होता क्या है polymerization? Anybody? ऑलराइट, ये जो आंसर्स आते हैं उससे मुझे जो है वो आपकी करेक्शंस करने का मौका मिलता है. केमिस्ट्री में सबसे बैड चीज़ ये है कि आप सही बात लिखते हैं लेकिन थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, तो आपके आंसर्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं. If someone asks you what is polymerization is just not about unsaturated compounds. Let me clear one thing over here right away. That polymerization की दो types होती हैं, addition polymerization and condensation polymerization. So it's just not related to unsaturated compounds. Polymerization is a generalized process in which monomers कहते हैं, और ये terminology या keyword use CI आपको प्रिफर करेगा कि आप इसको यूज करें. पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच क्या होता है, मोनोमर्स का क्या मतलब होता है, मोनोमर्स का मतलब होता है स्मॉल यूनिट्स. इज अ प्रोसेस इन विच मोनोमर्स कंबाइन to form polymers. Polymerization is a process in which monomers, which are small units, combine to form polymers. और वो polymers कौन से होते हैं, वो large units होते हैं. अब सवाल आता है, this will be the required definition with the required keywords by CAIE. अब वो सवाल करते हैं कि polymer की कितनी types होती हैं. How many types of polymers are there? Anyone? How many types of polymers are there? There are two types of polymers. One is natural polymer and the other one is synthetic polymer. I am not asking the types of polymerization. What I'm asking is how many types of polymers are there? तो दो तरह के polymers होते हैं. One which are natural, naturally occurring होंगे. Naturally occurring में कौन से polymers होते हैं? The polymers are proteins. The polymers are DNA. The polymers are starch. The polymers are cellulose. The polymers are wool. These are natural polymers. Yeah, Sarah, very right. Fats, they are also included in the polymers also. Synthetic polymers जो होते हैं, they synthetic polymers, they can be जो आपके कोर्स के अंदर भी हैं. Trilene is a synthetic polymer जो इंसानों ने खुद बनाया है. Polyethylene is a synthetic polymer जो इंसानों ने खुद बनाया है. Nylon was the first polymer that has been made by the human beings, which is a synthetic polymer. तो सिंथेटिक पॉलीमर मैन मेड होते हैं जो इंसान ने अपनी इन्वेंशंस के साथ बनाए हैं, और नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो. अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल होगा कि जो पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कितनी तरह की पॉलीमराइजेशन होती है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन?
तो यस, यहाँ पे आपका जवाब होगा जो पहले किसी ने दिया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, one is addition polymerization and the other one is condensation polymerization. One is addition polymerization and the other one is condensation polymerization. Addition polymerization किसमें होता है? Addition polymerization happens in unsaturated compounds. And remember, don't forget ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? स्पेसिफिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो. कार्बन और कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो. सिंस ट्रिपल बॉन्ड आप स्टडी नहीं करते, वो एल्काइन फैमिली है, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ डबल बॉन्ड पे स्टिक करते हैं. What is addition polymerization? Addition polymerization is a process in which unsaturated compounds are involved, and these unsaturated compounds, the carbon-carbon double bond, the double bond will break down, right? और इसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता. देयर इज नो बाय प्रोडक्ट इन एडिशन पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर अदर फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं. फंक्शनल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स नहीं होते, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं. और इसके अलावा इसके अंदर एक बाय प्रोडक्ट बनता है, और वो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? कैन एनीबडी क्विकली टेल मी द नेम? मैं एग्जैक्टली आपको वो बता रही हूँ जो आपके पेपर में सवाल होगा, वो बहुत ज्यादा इसकी डिटेल नहीं पूछते. यस, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज वाटर. यू आर वेरी राइट. एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारी जो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आती है वो आती है पॉलीइथीन. अगर आपने बताना हो कि पॉलीइथीन कैसे बनता है तो आप कहते हैं कि जी कंसिडर कर लें, वैसे तो हजारों के हिसाब से इथीन मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास 3 या 4, 3 ले लेती हूँ मैं अपनी स्पेस के हिसाब से, 3 मॉलिक्यूल्स थे इथीन के. पॉलीइथीन जो है वो इथीन से बनता है. it will not be HCl, it will be water, just for the direction. अच्छा, पॉलीइथीन किससे बनता है? इथीन से बनता है. कैसे बनता है? कि जी आपने ले लिए फॉर एग्जांपल सैंपल के तौर पे 3 इथीन मॉलिक्यूल्स, और इन 3 मॉलिक्यूल्स को अगर हम रखेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, आई रिपीट, अगर इन 3 मॉलिक्यूल्स को हम रखेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होगा? इनका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. This double bond will break down. When this double bond will break down, what will be the next step? ये टूट गया. जब ये डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे ये इनकी एक जगह खाली हो गई. इस बेचारे का भी डबल बॉन्ड टूट गया. इस वाले का, नंबर 1 वाले का, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं. इसका भी डबल बॉन्ड टूट गया. फिर इसका जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने से ये जो सी था, इस बेचारे का भी डबल बॉन्ड टूट गया. जब डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे भी पोजीशन खाली हो गई, यहाँ पे भी पोजीशन खाली हो गई, यहाँ पे भी खाली हो गई, यहाँ पे भी खाली हो गई, यहाँ पे खाली हो गई. इनके पास इनकी जिंदगी में कोई चॉइस नहीं है, वो ये कि अगर जिंदगी अच्छे से गुजारनी है तो लेट्स कंबाइन टुगेदर. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपस में मिल जाएंगे और मिलके बनाएंगे एक अनब्रेकेबल पावर विच इज कॉल्ड अ पॉलीमर. सो पॉलीमर कैसे बनता है? इथीन जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एंड दे ऑल कंबाइन टुगेदर. Yes, we do have specific conditions, and those specific conditions are high temperature and pressure and the presence of catalyst. Now, why am I not saying कि कितना temperature, कितना pressure या कौन सा जो है वो catalyst? Because it varies from product to product. So जो conditions हैं, it happens on a very high temperature and pressure, and a catalyst has to be there. Or generally, exceptional cases, you know that it's always there in chemistry. Generally, जो इसके अंदर हम acid use करते हैं, it should be a mineral acid. And when I say it should be a mineral acid, it can be hydrochloric acid, it can be sulfuric acid, but it's supposed to be a mineral acid. So these are the specific conditions. I hope I have answered your question. अच्छा जी, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताएं पॉलीइथीन का पॉलीमर क्या होगा, तो आप पॉलीइथीन का पॉलीमर कैसे लिख के बताएंगे? आप बोलेंगे
या इक्वेशन में अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख के बताते हैं? आप कहते हैं कि जी n नंबर ऑफ पॉलीमर्स इथीन मॉलिक्यूल्स थे, कितने n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स थे, ये सब भाई बहन जो हैं ये बेचारे इन्होंने पॉलीमराइजेशन करने की कोशिश की, किस तरह? हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, और इसके अंदर क्या होना चाहिए था? एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होना चाहिए था, और जब इनका पॉलीमर बना तो ये पॉलीमर ऐसे बना, यानी जो इसके अंदर चेंज आया वो चेंज क्या आया कि इनका डबल बॉन्ड टूट गया। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले इस शक्ल में थे, लेकिन जब ये पॉलीमर बनाएंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएंगे। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि इसका डबल बॉन्ड टूट जाता है। एंड आई होप दैट यू हैव सीन दिस क्वेश्चन इन द व्हाट 2020 पेपर एज वेल। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। In both the scenarios, the answer will be correct. The only thing which you need to be careful about is that it's supposed to be a single bond between two carbons when you are representing a polymer. No, when you are making, so here is a question that it is compulsory to have 3 monomers. No, देखो एक्चुअल सिनेरियो के अंदर एक पॉलीइथीन बनाने के लिए सिर्फ अगर पॉलीइथीन बनाना हो तो इन रियल लाइफ जो मोनोमर्स होते हैं दे आर फ्रॉम 10,000 to 30,000। पॉलीमर इज अ बिग डील, इट्स अ वेरी बिग कंपाउंड। तो 10,000 से 30,000 तक मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो वो एक पॉलीमर बनाते हैं। बट व्हाई डिड आई टेक ओनली 3 ओवर हियर? बिकॉज ये मुझे सिर्फ एक प्रोसेस बताने हैं दैट कैन बी इजीली शोन बाय 3 मॉलिक्यूल्स ओनली। अब 10,000 से 30,000 तो हम इसके अंदर नहीं बना सकते। Another tip for paper 1 के जो पॉलीमराइजेशन होती है या पॉलीथीन वगैरह होते हैं, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। इनके यूजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। कि आप बताएं कि जी जो पॉलीमर्स हैं उनकी क्या यूजेस हैं, तो क्या यूजेस हो सकते हैं जनरली? अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, इसका क्या यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ टेफ्लॉन? Anybody have ever heard about it? The use of Teflon. Okay, my 2 teacher assistants are here. What we will be doing is we will be uploading the use of what polymers. I hope that they have noted down this point. जितने भी uses हैं addition polymers के, we will be uploading it on the Facebook page जो मेरा है, उसके ऊपर upload कर लेंगे, so you can write it from there. बल्कि जो भी ऐसी information है जो आप लोगों को याद करना जरूरी है, we will be uploading it that on my Facebook page. So you can get the information from there. Hassan, I am planning for uploading these recordings on the YouTube channel. So I'll be sharing the link very soon. You will get the information on the page of mine. And again, there are 2 people, Bariha Qasim and Savera Razak. They will be letting you know about this. Quickly, a last cheese. कि अगर आपको नायलॉन बनाना हो तो नायलॉन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नायलॉन बनाने के लिए व्हाट यू आर डूइंग इज यू विल बी टेकिंग 2 मोनोमर्स एंड दोस 2 मोनोमर्स वो कौन से होते हैं? उसमें होता है डाइकार्बोक्सिलिक। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट डाइकार्बोक्सिलिक? बिकॉज इसके अंदर 2 एसीटेट लगे हुए हैं। ये जो बीच में डब्बा बना हुआ है, छोटे बच्चे कभी कभी 9th में या ऐसे न्यू बच्चे होते हैं, पूछते हैं ये डब्बा क्यों बना है? कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज दिस डब्बा ऑल अबाउट? what is this box all about? What does it represent? Meanwhile मैं बता दूं कि नायलॉन बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा। मेरी रेसिपी के अंदर होना चाहिए डाइकार्बोक्सिलिक, और मेरे पास होना चाहिए क्या चीज? डायमाइन। अगर डायमाइन और डाइकार्बोक्सिलिक होगा तो आई कैन मेक अ नायलॉन। बट देन अगेन व्हाट दीज बॉक्सेस रिप्रेजेंट? देखो मैंने आप लोगों को बताया था अभी अभी लेक्चर के अंदर कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, दिस एडिशन पॉलीमराइजेशन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। सो इसमें ये जो बॉक्सेस होते हैं बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज 2 कार्बन। यहाँ पे भी दे आर अटैच्ड विद द कार्बन एटम्स, मगर मुझे इन कार्बन एटम्स से कोई लेना देना नहीं है। The only thing which I am concerned with is this functional group.
जब नायलॉन बनता है तो नायलॉन बनने के लिए व्हाट विल हैपन, ये अपना OH ग्रुप रिलीज करेगा, ये अपना H रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ से ये अपना OH ग्रुप रिलीज करेगा, ये अपना H ग्रुप रिलीज करेगा। जब ये OH और H रिलीज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू H2O। ये बेचारा कार्बन अकेला पड़ जाएगा, यहाँ से ये बेचारा नाइट्रोजन जो है वो अकेला पड़ जाएगा। तो फिर पॉलीमर कैसे बनेगा, ये टूट गया यहाँ से, जब ये टूट गया तो ये बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हो, ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, और इसकी जगह पे ये जो नाइट्रोजन है ये जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। And this hydrogen will also be detached. So this particular compound, ये जो यहाँ पे आपके पास बना है, this particular compound is called nylon. Yes, we call this linkage amide linkage. जहाँ पे भी nitrogen attached होता है, yes, this particular link will be called as amide linkage. Excellent. So that's it for the polymerization and the organic chemistry. These are 2 days we are together, and we have done 3 questions in the organic chemistry. We revised polymerization, we did the fractional distillation and whatnot. If you have any questions, you can put it up on the Facebook page, and my teacher assistants will going to reply you. They are doing it so. And there is a timetable also, which is schedule, which is uploaded, where I'll be teaching all the topics. Just may moles be included. In fact, I'm thinking to keep a moles class soon and in detail. So if you are more willing to teach me moles, then please write it on the Facebook page and contact with the people. दे विल बी टेलिंग मी, माइट अगर आप लोगों को मोल्स की जरूरत होगी तो फिर मैं एक स्पेशल क्लास आप लोगों की एटीपी की रख लूंगी, जिसमें आई विल बी सॉल्विंग a lot of ATP papers. Is there any question? Yes, Zen, we will be doing paper 4. Tomorrow I'll be starting paper 4. So paper 4 के different type के questions होते हैं. Paper 4 में moles आते हैं, paper 4 में salts आते हैं, paper 4 में आयन आइडेंटिफिकेशन होते हैं। तो मैं क्वेश्चन वाइज ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक दिन मोल्स कराए, उसके पास पेपर्स कराए, एक दिन जो है वो एक क्वेश्चन उठा लिया, उसके 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। 25 साल से वो 4 के 4 क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे आ रहे हैं, 25 ईयर्स, और मैं हर साल उस 4 क्वेश्चन के फॉर्मेट पे काम कराती हूँ। माय स्टूडेंट्स एंड अप ऑन A stars, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई विल बी डूइंग पेपर 4 वेरी सून, बट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। ऑर्गेनिक मेरा अपना था, मेरी अपना मतलब मैंने सोचा था, क्योंकि ऑर्गेनिक से पेपर भरा हुआ होता है। मैंने अभी आप लोगों को 2020 का पेपर दिखाया है यार, 30+ मार्क्स, इट्स अ बिग डील। तो इसलिए मैंने ये रखा था ऑर्गेनिक। बट इफ यू हैव योर चॉइसेस, प्लीज पुट अप इट ऑन द पेज, आई विल डू इट, ओके। So it's Maghrib prayers time now. See you tomorrow, inshallah ta'ala. Thank you so much for your lovely comments. These comments, this actually boost up the confidence. It will motivate me to keep more further classes. So बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाबी दे। फोकस के साथ स्टडी करो, यू विल डू वेल। सी यू टुमारो इंशाल्लाह एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।